हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की हमारी क्लास है बीएड सेकेंड ईयर के पेपर 3 की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे यूनिट 6 का एक टॉपिक, शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन। तो दोस्तों ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके सिलेबस में दिया गया है और हर बार एग्ज़ाम में देखा जा चुका है। तो दोस्तों इस टॉपिक को आप कवर करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि इस बार भी संभावना है कि आपको एग्ज़ाम में दिख जाए। तो दोस्तों चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। जानेंगे सबसे पहले कि शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर एजुकेशन के बारे में देखिएगा। तो भारतीय संविधान में ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में ऐसी विभिन्न महत्वपूर्ण धाराएं और उपबंध हैं जो कि भारतीय शिक्षा की नीति का निर्धारण करती हैं। तो ये धाराएं और उपबंध संविधान की 3 अनुसूचियों में बिखरी हुई हैं। पहली क्या है? संघ सूची, जिसे यूनियन लिस्ट के नाम से जानते हैं। दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। तीसरी है समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट। तो इन तीनों सूचियों के बारे में देखेंगे, जानेंगे। इसके पहले जान लीजिए कि संघ सूची क्या है। संघ अर्थात केंद्र के विषय में बात होती है। राज्य सूची में राज्यों के विषय के बारे में है और समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ इन तीनों सूचियों के कुछ अनुच्छेद और तीनों सूचियों के उपबंधों को हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे। तो देखिएगा, पहला अनुच्छेद है 28, जिसमें कहा गया है कि राज्य के द्वारा पोषित पूर्णतः किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, लेकिन प्राइवेट संस्थानों में धार्मिक शिक्षा दी जा सकेगी जिन्हें राज्य या सरकार या राज्य ने मान्यता दी है। और जिन संस्थाओं को सरकारी धन से या सरकारी पैसों से सहायता मिलती है और जिन संस्थाओं का प्रबंध सरकार तो करती है, लेकिन जो गैर सरकारी धन से बनी हैं और चलती हैं, और जिनके निर्माताओं और दाताओं के साथ यह शर्त लगाई गई है कि उनमें धार्मिक शिक्षा दी जाएगी, किंतु शर्त यह होगी कि उक्त संस्था में पढ़ने वाले किसी व्यक्ति को उस संस्था में दी गई धार्मिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अथवा धार्मिक उपासना में भाग लेने के लिए अथवा उस संस्था की इमारत में उपस्थित होने के लिए उस समय तक बाध्य नहीं किया जाएगा जब तक उस व्यक्ति ने या यदि वह वयस्क ना हो उसके संरक्षक ने इसके लिए स्वीकृति ना दे दी हो। तो ये चीज़ें हैं अनुच्छेद 28 में। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 29(1) में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र अथवा उसके लिए भाग के निवासियों के किसी भी भाग को उसकी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। तो इस अधिकार पर संविधान के अनुच्छेद 343 के उपबंधों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि समस्त संघ के लिए देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को अधिकृत भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये चीज़ें हैं अनुच्छेद 29(1) में। अनुच्छेद 29(2) में कहा गया है कि राज्य के द्वारा घोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्था में किसी नागरिक को धर्म, प्रजाति, जाति, भाषा या उनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश देने से नहीं रोका जाएगा। तो ये बातें इसमें कही गई हैं। अगला है अनुच्छेद 30। इसमें बात की गई है कि धर्म या भाषा पर आधारित सब अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा जो वे चाहते हैं उस शिक्षा संस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा उन्हें, और उस शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर विभेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यकों के वर्ग के प्रशासन में है। तो ये चीज़ें अनुच्छेद 30 में कही गई हैं। आगे देखिएगा, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। तो अनुच्छेद 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार यथाशक्ति काम पाने, शिक्षा पाने और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य आहर्य अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त करने का कार्य साधक उपबंध करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 45। इसमें कहा गया है कि राज्य सब बालकों को 14 वर्ष की अवस्था की समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। अगला है अनुच्छेद 46 में कहा गया है कि राज्य जनता के दुर्बलतर विभागों की विशेषतया अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की शिक्षा तथा अर्थ संबंधी हितों की
विशेष सावधानी, देखिए यहाँ पर सावधानी होगा, सावधानी से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। तो ये चीज़ें आपने देखी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो अनुच्छेद थे उन्हें आपने देखा। अब आगे देखिएगा संविधान की 7वीं सूची, जिसमें पहला है संघ सूची। संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची, जिसे संघ सूची के नाम से जानते हैं, इसके निम्नलिखित उपबंधों को यहाँ पर, तो पहला उपबंध है 63, जिसमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में काशी हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था होगी। अगला है उपबंध 64 में कहा गया है कि भारत सरकार से पूर्णता या अंशतः वित्त पोषित तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैज्ञानिक या फिर शिल्पिक शिक्षा संस्थाएं होंगी। अगला है उपबंध 65 में कहा गया कि संघीय साधन तथा संस्थाएं, जो कि पहला है वित्तीय या प्रोफेशनल, व्यावसायिक या प्राविधिक प्रशिक्षण के लिए बनी हो और इसमें पुलिस पदाधिकारियों के प्रशिक्षण से संबंधित संस्थाएं भी शामिल होती हैं। दूसरा है विशेष अध्ययनों या अनुसंधान की उन्नति के लिए हो। तीसरा है अपराध या फिर अनुसंधान या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पिक सहायता के लिए हो। तो ये उपबंध 65 में है। उपबंध 66 कहता है कि उच्चतर शिक्षा या फिर अनुसंधान की संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक एवं शिल्पिक संस्थाओं में एक सूत्रता लाना और मानदंडों का निर्धारण भी करना। अब अगला है राज्य सूची। अब तक आपने देखा संघ सूची के बारे में, अब देखिएगा राज्य सूची के विषय में। तो उपबंध 11 कहता है इसमें कि शिक्षा विश्वविद्यालयों सहित संघ सूची के उपबंध 63, 64, 65 और 66 और समवर्ती सूची के उपबंध 25 के अतिरिक्त एक राजकीय विषय भी है। तीसरा है समवर्ती सूची, जिसमें उपबंध 25 कहता है कि श्रमिकों का व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण। मूलतः भारतीय संविधान में शिक्षा को एक राजकीय विषय माना गया है, परंतु 1976 में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान प्रदान करने के लिए सफल प्रयास किया गया। इस प्रावधान से क्या हुआ कि केंद्र सरकार भी शिक्षा पर कानून बनाने की अधिकारी हो गई और अब केंद्र एवं राज्य सरकारें दोनों शिक्षा के विषय में विधायन कर सकती हैं। यदि दोनों के द्वारा बनाए गए कानून में कोई विरोध हो तो केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को लागू किया जाएगा, राज्य वाले कानून को लागू नहीं किया जाएगा। अतः शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान प्रदान करने की कुछ स्थिति है। देखिएगा, पहली स्थिति है कि राज्य सरकारें शिक्षा पर अपना कानून बना सकती हैं। दूसरा है केंद्र सरकार भी शिक्षा पर अपना कानून बनाने की अधिकारी है या बना सकती है अपना कानून, और यदि राज्य कानून या केंद्रीय कानून में कोई विरोध है तो केंद्रीय कानून लागू किया जाएगा या केंद्रीय कानून को मान्यता दी जाएगी। उक्त स्थिति ने केंद्र को शैक्षिक मामलों में अधिक दायित्व प्रदान कर दिया और अब शिक्षा को अधिक धनराशि भी प्राप्त हो सकेगी। साथ ही दोनों की भागीदारी से शिक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता भी मिल सकेगी। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक जो आपकी यूनिट 6 में दिया गया है। तो आप इसे पढ़कर जरूर जाइएगा, इन सभी शिक्षा के संवैधानिक प्रावधानों को देखिएगा। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास बस यहीं तक होगी, जिसमें हमने देखा है कि शिक्षा के संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से थे, तीनों सूचियों को देखा है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व के बारे में जाना है। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ाई करते रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।